एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर मीनाक्षी एंड वेलकम टू बिगनर क्लासेस। तो आज हम लर्न करने वाले हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट डायग्राम में, जैसे हमारे ये क्या है, किसकी प्रेजेंट कर रहा है? सेल की। तो जो हमारा डीएनए होता है वो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम होता है ना, हमारी जो न्यूक्लियस होता है उसमें 24 पेयर्स होते हैं, 24 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो एक क्रोमोसोम का पार्ट होता है। तो डीएनए इज़ द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि डीएनए का प्रेजेंट कहाँ पे है, मतलब डीएनए की लोकेशन कहाँ पे है। तो चलो अभी मैं बताती हूँ आपको कि डीएनए होता क्या है, ठीक है। तो डीएनए क्या है? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. DNA is the key part of reproduction in which genetic heredity occurs through the passing down of DNA from parents or parents to offsprings. जैसे कि इसका मैं मीनिंग आपको बताऊं, आप क्या होता है ना, जैसे आप कभी किसी वेडिंग में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, कोई आंटी अंकल आपको बोलता है कि आपकी शक्ल उस आपके पेरेंट्स की तरह मिलती है, आपके पापा की तरह मिलती है, आपकी मम्मा की तरह मिलती है। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारे पेरेंट्स से हम में आई होती है, ठीक है। तो वो किसके फॉर्म में आती है? डीएनए के फॉर्म में आती है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक कोडॉन, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कोडॉन क्या होता है और डीएनए कैसे बना होता है। बस अभी आप इतना जान लो कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना हमारे पेरेंट्स से, कि हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर क्यों हैं, तो वो डीएनए की वजह से ही होता है, ठीक है। चलो, तो इतना आपको पता चल गया कि डीएनए क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। तो डीएनए को फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वो कौन थे? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। डीएनए क्या होता है और डीएनए किसने डिस्कवर किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डीएनए आखिर बना किससे होता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि डीएनए बना किससे होता है। डीएनए जो हमारा होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, 3 कंपोनेंट्स। सबसे पहला होता है एक नाइट्रोजनियस बेस, जो 4 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन एंड गुआनिन। और इसमें एक पेंटोज शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये है हमारा राइबोज शुगर, जैसे मैंने आपको बताया था डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी क्यों इसको बोलते हैं? आपको दिख रहा है यहाँ पे सेकेंड जो ग्रुप है इसमें OH ग्रुप नहीं लगा है, ठीक है। इसमें OH ग्रुप नहीं है तो इसलिए ये डीऑक्सी हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे OH प्रेजेंट होता तो हम इसको डीऑक्सी नहीं बोलते, ठीक है। ये एक शुगर ग्रुप है और ये फॉस्फेट ग्रुप है PO4 एंड देन ये हमारा क्या है? बेस। जो 4 टाइप के बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया, अभी मैंने ये बताया कि डीएनए बना किससे होता है। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे कि डीएनए आखिर होता कैसे है, बना हुआ, ठीक है। तो जैसे अभी आपको ये डायग्राम यहाँ पे शो हो रही है, तो ये आपको कैसे दिख रही है? ये ऐसे नहीं दिख रही है एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी है ना, सीढ़ी की तरह 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए, या फिर हम इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे कि रस्सी, 2 रस्सी एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई, ठीक है। तो जो ये रेड कलर का एरिया है ना, ये रेड कलर का एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। ये जो रेड कलर का एरिया है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैकबोन किससे बनी होती है? ये बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की। मैंने आपको बताया था ना 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है डीएनए में। तो ये जो इसकी लैडर की जो बैकबोन होती है, ये किससे बनी होती है? शुगर से और फॉस्फेट से। और बीच में जो पेयरिंग होती है ये क्या है? बेसिस है। 4 टाइप के बेसिस थे, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। अब इतना आपको पता चल गया कि कैसे डीएनए की जो बैकबोन होती है वो किससे होती है? फॉस्फेट और शुगर से, और उसके बीच में क्या होते हैं? बेसिस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होती है ना, जैसे ये A और T के बीच में, ये किससे जुड़े होते हैं? इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन, A और T के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है और G एंड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपको याद रखना है A और T के बीच में डबल बॉन्ड और G एंड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। मैं एक निमोनिक्स आपको बताती हूँ, आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। कभी कभार ना बंदा भूल जाता है। तो AT आपको कैसे याद रखना है? एट
गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, एट गवर्नमेंट कॉलेज। AT के बीच में डबल बॉन्ड और GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये कौन सी बॉन्ड्स होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप ये देख सकते हो, ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटे हुए हैं कि एक साइड से आप देखो ये छोटा ग्रूव है, छोटा मतलब खड्डा है, और एक साइड से बड़े वाला है। जो बड़े वाला है वो उसको बोलते हैं हम मेजर ग्रूव, और जो छोटे वाला है उसको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव, ठीक है। तो दो माइनर ग्रूव के डिस्टेंस या दो मेजर ग्रूव के डिस्टेंस, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पिच, ठीक है। और ये पिच कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और जो दो बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब कि एक अगर 5 डैश से शुरू होगा तो वो कहाँ जाएगा? 3 डैश पे, और एंटी पैरेलल मतलब दूसरा 3 डैश से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा? 5 डैश पे। ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। DNA के स्ट्रैंड्स ऑलवेज क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, 3 डैश से शुरू हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ? 5 डैश पे, और यहाँ से 3 डैश का शुरू हुआ और ख़त्म जाके कहाँ हुआ? 5 डैश पे, ठीक है। मतलब दोनों DNA के स्ट्रैंड्स एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, और इनके बीच में ये जो डायामीटर होता है ये कितना होता है? 2 नैनोमीटर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना मैंने आपको बता दिया। DNA का स्ट्रक्चर भी आपको हो गया। अभी हम पढ़ेंगे, इसमें 2 कंसेप्ट आते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का और एक न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोटाइड ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, जिसमें क्या प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है और फॉस्फेट प्रेजेंट है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड। तो DNA किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जब हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देंगे तो इसको ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कंसेप्ट भी हमने कर लिया। अब इसमें आता है चारगाफ रूल। ये एग्जाम्स में मोस्टली पूछते हैं, आप इसको मेमोराइज करें। चारगाफ रूल बहुत इजी है। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, एट गवर्नमेंट कॉलेज है ना, AT GC, तो जितना कंटेंट A का होगा उतना ही कंटेंट T का होगा, जितना कंटेंट C का होगा उतना ही कंटेंट G का होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एडेनिन का कंसंट्रेशन 10% है DNA में, तो थाइमिन का कितना होगा? थाइमिन का भी 10% होगा, क्योंकि A तो T के साथ पेयर करता है ना, G के साथ तो नहीं करता है। तो अगर 10% A है, 10% T है, तो G और C कितना होगा? 100 में से अगर 20% A और T आ गए तो बाकी हमारे पास पीछे कितना बचा? 80%, है ना। तो 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 40% हमारे पास G बचेगा और 40% C बचेगा। तो हाँ, चारगाफ रूल सिंपल क्या बोलता है? जितना हमारा कंटेंट एडेनिन का होगा उतना ही थाइमिन का होगा, और जितना G का होगा उतना ही C का होगा। तो जो एडेनिन और गुआनिन है इनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और थाइमिन और साइटोसिन को हम क्या बोलते हैं? पैरिमिडिन्स, ये सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हमने चारगाफ रूल भी पढ़ लिया, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ DNA, कि DNA कितने टाइप्स के होते हैं। तो मोस्टली जो DNA होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, BDNA, ADNA और ZDNA। तो सबसे जो कॉमन होता है वो BDNA होता है, जहाँ से मैंने आपको सबसे पहले इनकी डायग्राम्स दिखा देती हूँ। आप यहाँ से विजुलाइज करके एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ग्रीन वाला स्ट्रैंड, अब हम नोटिस करते हैं ग्रीन वाला स्ट्रैंड। आप देखो कि यहाँ BDNA में भी राइट हैंड ये टर्न हुआ है, मतलब आप अपने 2 स्ट्रैंड्स ले लो, है ना, कोई भी स्ट्रिंग ले लो या रस्सी ले लो या कुछ भी ले लो, उसको राइट हैंडेड टर्न करना है हमने, तो वो होता है BDNA स्ट्रक्चर। ADNA भी राइट हैंडेड होता है, बट आप देख रहे हो ZDNA होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो BDNA होता है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ADNA और ZDNA। अब हम देखते हैं कि इनमें और क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो BDNA वो मेजॉरिटी में BDNA ही पाया जाता है, और BDNA जो होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न होते हैं, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न। 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न मतलब कि जो मैं आपको यहाँ डायग्राम से बताती हूँ, 10 न्यूक्लियोटाइड्स टर्न मतलब जैसे यहाँ माइनर ग्रुप से लेके यहाँ माइनर ग्रुप तक,
इसके बीच में कितने बेसिस आएंगे? 10 बेसिस आएंगे। बेसिस मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये कितने नंबर में आएंगे? 10 नंबर में आएंगे। ये होता है हमारे बी डीएनए में। तो ए डीएनए में कितने बेसिस होंगे? 11 बेसिस, और जेड डीएनए में हमारे 12 बेसिस होते हैं। तभी जो हमारा जेड डीएनए है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। और ए डीएनए क्या बोलता है? ए डीएनए जो होता है ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में कि जब बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस में ये पाया जाता है, ठीक है। जेड डीएनए क्या होता है? जेड डीएनए बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि उसमें 12 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न होते हैं, और ये क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो बी डीएनए और ए डीएनए होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। बी डीएनए में 10 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न होता है, ए डीएनए में 11 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न होता है, और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है और इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड पर टर्न होते हैं, ठीक है। और जो ए डीएनए है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जाता है, और बी डीएनए मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ठीक। इतना डीएनए का हो गया, हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि डीएनए आखिर इतना सब है उसमें, तो आखिर उसके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन है, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑल द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन आप में कैसे आता है, वो थ्रू डीएनए आता है। इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन एसेंशियल फॉर पासिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू इट्स डॉटर और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वो ये है कि अपनी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डॉटर सेल्स में या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी टीचिंग कैसी लगी है। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो क्या करना है, बिगनर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना, लाइक और वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। ओके, तो डीएनए और क्या करवाता है? डीएनए आप देखो कि आप बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हो। आप में कुछ तो चेंजेस होती होंगी, मतलब कुछ ही हमारा जो पार्ट होता है, मतलब हम बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, लेकिन बिल्कुल हम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं ना होते। ये किसकी वजह से होता है? रिकम्बिनेशन की वजह से होता है। हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे रिकम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है। ये सब मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। आज मैं बस डीएनए का आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारा डीएनए क्या होता है, कैसे बना होता है डीएनए, और डीएनए हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रिकम्बिनेशंस कैसे होते हैं कि जब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ एक्सचेंज हो जाता है ना, तो उसी को हम रिकम्बिनेशन बोलते हैं। और हमारे अंदर जो ये चेंजेस आई होती हैं, है ना, हम अलग दिख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, ये इसी की वजह से अलग दिख रहे होते हैं। और डीएनए हमारे किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट क्लासेस में लेके आऊँगी आपके लिए सेंट्रल डोग्मा, पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हम ये पूरा रेप्लिकेशन डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी डीएनए तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम इसके थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, तो रेडी हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर जॉइंड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि डीएनए कौन सी बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कौन सा स्ट्रैंड था, और जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। चीटिंग नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, तो आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो कौन से बॉन्ड के साथ होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? हाँ, एक इसमें होता है इसमें बेस, और दूसरा होता है शुगर। इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द थायमिन कंटेंट इज 20%, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ साइटोसिन। अगर हमारे पास थायमिन, ये क्वेश्चन कहाँ से आया? चारगाफ रूल से। मैंने आपको बताया था कि इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं डीएनए से। तो चलिए अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ। आप भी वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। आप बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। ओके, तो थायमिन का कंटेंट है हमारे पास 20%। अगर हमारे पास टी का 20 है तो ए का भी कितना होगा? 20%।
टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 40%, पीछे बचा 60% है ना। 60 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30, तो हमारे पास साइटोसिन का कंटेंट कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, आई होप आपने भी यही आंसर निकाला होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंडेड कौन सा डीएनए होता है हमारा ZDNA। ठीक है, ZDNA हमारा क्या होता है लेफ्ट हैंडेड होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो ये कंटेंट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये सारा मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ज़रा सा भी मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना। ओके बाय, मिलते हैं एक जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।